हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी हिस्ट्री का आखिरी चैप्टर देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। यानी कि बात हम करेंगे कि किस प्रकार जो है मुगल काल, मराठा साम्राज्य है ना, और जो है पहले के शासनकाल में किस प्रकार महाजनों का कार्य होता था। और आज देखिए बैंकर भी जो है महाजनों का ही कार्य करते हैं, लेकिन ये एक सिस्टमेटाइज वे में करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे 18वीं शताब्दी में किस प्रकार के राजनीतिक गठन संबंध जो है स्थापित हुए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी जो है हम जो है मैप देखेंगे, दो मैप, यानी कि मानचित्र एक को देखेंगे और दो को ध्यानपूर्वक से देखेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि 18वीं शताब्दी के पहले जो है उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। अब आप ये गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से ना मुगल साम्राज्य की सीमाएं जो है किस तरीके से बदली। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कई स्वतंत्र राज्य जो हैं जिनका उदय हो रहा था, उस वजह से मुगल साम्राज्य की सीमाएं जो है किस प्रकार परिवर्तित हुई। आप ये भी देखेंगे कि 1765 तक जो है एक अन्य शक्ति यानी कि ब्रिटिश सत्ता, ठीक है, आपको सभी को पता है कि 100 वर्ष से अधिक जो है ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजों ने हमारे देश में शासन किया है। ठीक है, तो 1765 तक ना ब्रिटिश शासनकाल जो है उभरता गया, ठीक है, भारत में। और भारत के ना बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, और ये जो मानचित्र है ना, ये यही प्रदर्शित करेगा। थोड़ा सा मैं इसे छोटा करके दिखाती हूँ आपको। ये जो डॉट डॉट लाइन से हिट किया गया है, ये है मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये बाहरी सीमा है इसकी। और ये वाला जो मैप आप देख रहे हैं, ये जो आपको ऑरेंज कलर की लाइंस जो दिख रही हैं, ये है ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत 18वीं शताब्दी के मात्र मैं बात कर रही हूँ। 18वीं शताब्दी के बाद तो जो है 19वीं शताब्दी में पूरे पे कब्जा किया था, है ना। 18वीं और 19वीं शताब्दी में 1900 जो है 47 में तो हम लोग आज़ाद हो गए थे, है ना। तो देखिए हमें जो है ना ये दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी में एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां जो थी ना, अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बहुत से छोटे समय में भारी बदलाव यानी कि भारी राजनीतिक बदलाव हुआ। ठीक है, और इस अध्याय ना हम जो है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि मोटे तौर पे अगर हम बात करेंगे तो 1707 में जब औरंगजेब का शासनकाल था, यानी कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, वहां से लेके 1761 तक की, यानी कि 1761 में हुआ था पानीपत का तृतीय वॉर। ठीक है, ये चीज आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1707 से 1761 तक के दौरान जो है उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई राजनीतिक शक्तियों के बारे में हम इसमें देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। ठीक है, यानी कि हमने अध्याय 4 को बहुत अच्छी तरीके से देखा, हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पूरी तरीके से स्टडी कर ली है। ठीक है, अगर आपने मुगल शासनकाल के बारे में स्टडी नहीं की है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे रही हूँ, आप लोग मुगल शासनकाल जो है पढ़ के आइए, आपको ये चैप्टर तब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने जो है अध्याय 4 में देखा किस प्रकार मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था। ठीक है, फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने कई तरीके के संकट जो है किस प्रकार खड़े होने लगे, हम ये सारी चीजें जानते हैं। ठीक है, एक आप सीक्वेंस भी जानते हैं, ऐसा जो है अनेक कारणों से हुआ। ठीक है, तो बादशाह जो औरंगजेब थे ना, इन्होंने दक्कन में यानी कि 1679 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। अब भाई किसी भी शासनकाल में आप ये सोचो कि सैन्य और वित्तीय संसाधन को आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर दोगे तो शासनकाल में बचेगा ही क्या। ठीक है, यही तो शक्ति होती है, और यही आप खर्च कर दोगे तो कुछ रह जाएगा नहीं। तो औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में ना साम्राज्य के प्रशासन का कार्य जो है कुशलता समाप्त होने लगी, और मनसबदारों के जो है शक्तिशाली वर्गों के वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। अब यहाँ पे टर्म आ रहा है मनसबदारी, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है मनसबदारी प्रथा, लेकिन आपको मैं एक बार और बताना चाहूंगी मनसबदारी के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा मनसबदारी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मनसबदारी जो है ना,
ये जो है उस व्यक्ति मनसबदारी से मनसबदार निकला है। तो मनसबदार जो होता था ना, वो उस व्यक्ति को कहते थे जिसकी मनसब निर्धारित होती थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मनसबदारी प्रणाली जो है मुगल काल की प्रचलित जो है प्रशासनिक प्रणाली थी। इसकी शुरुआत की थी अकबर ने। किसने शुरुआत की थी? अकबर ने। और ये जो मनसब है ना, ये एक अरबिक शब्द है, यानी कि अरबी शब्द है। इसका अर्थ होता है पद या रैंक। क्या होता है अर्थ? पद या रैंक। तो मनसब जो है ना, ये मनसब शब्द जो है शासकीय अधिकारियों और सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। क्या करता था ये मनसब शब्द? शासकीय अधिकारियों और सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। सभी सैन्य और असैन्य अधिकारियों की ना मनसब जो है वो निश्चित की जाती थी, जो क्या होती थी? अलग अलग हुआ करती थी। तो मनसब के आधार पर ना जो अधिकारी होते थे उनके वेतन और भत्ते जो है वो निर्धारित होते थे। आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ? सूबेदार के रूप में नियुक्त जो अभिजात होते थे वे अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी कि दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। अब इससे जो है मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों में उन्हें जो है विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। अब जैसे जैसे सूबेदारों ने ना प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, स्थापित किया, तो राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में भी काफी कमी आती गई। ठीक है। तो उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्से में ना हुए जमींदारों और किसानों में विद्रोह हुए। हमने किसान आंदोलन, कृषक विद्रोह हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होने लग गई और ये सारी समस्याएं ना गंभीर बना दी गई। ठीक है। तो कभी कभी ये जो विद्रोह होते थे ना, वो बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे। यानी कि कर्ज के तले जब दिए दब जाएंगे तो विद्रोह होना लाजमी है। और कभी कभी क्या होता था? कभी कभी जो होता था ना, ये शक्तिशाली सरदारों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। ठीक है। हमने जो है अपने इतिहास में यानी कि अतीत में भी विद्रोही समूहों ने जो है मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, ये गए हैं। परंतु अब ऐसे समूहों ने ना क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग कर अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। अब देखिए, जिस तरीके से ना धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी ना, औरंगजेब के अधिकारी जो है इस बदलाव को रोक नहीं पाए। ठीक है। आइए हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। भरपूर फसल और खाली तिजोरियां कैसे भाई, ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन किया कि किस प्रकार जो है वित्तीय हानि, दिवालियेपन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल खत्म हो जाना, है ना। तो बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। जिनके पार भाई किस्तों में जमीन थी, आबाद जमीन थी, वे निस्सहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान जो है वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उन्हें स्थानीय गुमास्ते एक तरीके से किसानों के हाथ में कठपुतली बने रहते थे, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है और जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता था। ठीक है। और इस प्रकार ना सारी व्यवस्था जो थी और प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका था ना, इतना खत्म हो चुका था कि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जो है जमींदार को एक तिनके का भी टुकड़ा नहीं मिलता। और ऐसी हालत में क्या था, जमींदार जो थे ना, वे सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं? जब भाई उनके पास सेना को देने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं तो वो कहाँ से रखेंगे, जिनकी जो है उससे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे? तो ये चीज हो जाती है। तो इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ना ईरान के शासक, ध्यान रखेंगे, इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह की बात अगर मैं करूं तो इसने जो है 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और पूरे नगर को, समझ लीजिए पूरे नगर को लूटकर वह ना भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। ठीक है। तो नादिर शाह के आक्रमण के बाद ना क्या हुआ, जो है अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लग गया।
पहले तो जो है नादिर शाह ने आक्रमण किया, खूब लूट के ले गया। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का मतलब तांता लग गया। उसने तो मतलब हद ही पार कर दी। 1748 से लेके 1761 के बीच ना 5 बार, ध्यान रखेंगे, 5 बार उत्तरी भारत पर ना उसने आक्रमण किया और लूटपाट मचाई और बहुत बहुत धन संपत्ति लूट कर ले गया। अच्छा, आइए थोड़ा सा नादिर शाह के बारे में बात करते हैं। उसने जब दिल्ली पर आक्रमण किया, नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दिल्ली में जो विध्वंस हुआ ना, उसका वर्णन जो है समकालीन प्रेक्षकों ने किया। ठीक है, इसमें से एक ने मुगल कोष से जो है जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन किस तरीके से किया, आप सब भी जानिए। देखिए, 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात, अन्य चीजें ले गया, जिसमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जैसे तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन, हीरे जड़ा हुआ मयूर सिंहासन। ठीक है, एक अगर अन्य वृतांत की मैं बात करूं तो दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन ये मिलता है कि जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींच कर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरीके के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नया शहर यानी कि शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। किसने बनाया? नादिर शाह ने। तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। किसने? नादिर शाह ने। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था, ये तो आप देख ही रहे हैं। और अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदता भी जो है ना, उसे और भी कमजोर बना डाली। ठीक है, तो ये अभिजात जो है ना, 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। तुरानी यानी कि तुर्क मूल के, यानी कि टर्की। ठीक है, तो काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह ना इसमें से एक या दूसरे समूह के हाथों में से जो है कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाहों यानी कि फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की क्या हो गई? हत्या हो गई। क्या हो गई? हत्या हो गई। और 2 अन्य बादशाहों यानी कि अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को ना उनके अभिजातों ने क्या कर दिया? अंधा कर दिया। अब आइए बात करते हैं किस प्रकार नए राज्यों का उदय हुआ। मुगल साम्राज्यों की सत्ता जो है पतन के हालत में थी। ठीक है, साथ ही साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति को और प्रबल बना लिया था। 18वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ? मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को ना 3 परस्पर जो है व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत के थे। ठीक है, हालांकि इन राज्यों के शासक जो है ना अति शक्तिशाली थे, बहुत ज्यादा, और काफी हद तक क्या थे? स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने जो है क्या कहते हैं, अपने संबंध नहीं तोड़े। ठीक है, दूसरा, ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे, और इसमें से कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। ठीक है, और तीसरी श्रेणी में जो है मराठों, सिखों और जाटों के राज्य आते थे। ठीक है, और ये ना विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीनकर ली थी। चलिए अब बात करते हैं पुराने मुगल। ठीक है, तो पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। पहला बंगाल, अवध और हैदराबाद, ये 3 मुख्य थे। और ये तीनों ही राज्य जो थे ना उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। अब इन तीनों राज्यों के संस्थापक जो थे वे कौन थे? शहादत खान अवध के, मुर्शीद कुली खां बंगाल के, और आशफ जाट जो थे वे हैदराबाद के थे। ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। ठीक है,
और मुगल बादशाहों को ना उन पर भरोसा था, विश्वास था। आशफ जहाँ और मुर्शीद कुली खां की अगर मैं बात करूँ तो दोनों को 7,000 जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि शहादत खां की जात का दर्जा 6,000 था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब आइए बात करते हैं हैदराबाद की। निज़ाम उल मुल्क आसिफ जहाँ, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? तो किसने की? निज़ाम उल मुल्क आसिफ जहाँ ने। ठीक है, तो मुगल बादशाह फर्रुख शेर के दरबार का ये जो था एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था, और उसे ना सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। 1720-22 के मध्य में क्या हुआ कि दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से ना आसफ जहाँ के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। ठीक है, और दक्कन में ना होने वाले उपद्रव, विद्रोह और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता का फायदा उठाकर ना उसने सत्ता जो है हथिया ली और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। ठीक है, फिर क्या हुआ देखें आगे। आसफ जहाँ जो था ना अपने लिए कुशल सैनिकों और प्रशासकों को क्या करता था, उत्तरी भारत से लाया था, और वे जो है दक्षिण में नए अवसर पाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। उत्तर भारत से आए दक्षिण भारत में और काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें नए नए अवसर प्राप्त हो रहे थे। ठीक है, और उसने ना मनसबदार नियुक्त किए, उन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि क्या कहते हैं कि वह अभी भी मुगल सम्राट का क्या था, सेवक ही था। फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। ना तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था, ना ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप या फिर अड़ंगा करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि करते थे। ठीक है, हैदराबाद राज्य जो था पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने के लिए सदा ही तत्पर रहता था, संलग्न रहता था। ठीक है, पूर्व दिशा में मुल्क आसफ जहाँ कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोरोमंडल तट पे अब जाहिर सी बात है तटीय एरिया है तो वस्त्र का उत्पादन ज़्यादा ही होगा, तो इस पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, आशा रखता था। ठीक है, पर उसकी ये जो महत्वाकांक्षा थी उस पर जो है उस क्षेत्र के ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। उस समय ब्रिटिशर्स का भी तो आगमन हुआ था। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा निज़ाम की फौज के बारे में। हैदराबाद के निज़ाम ने के जो है निजी सैनिकों का एक वर्णन देखते हैं। निज़ाम के पास 400 हाथियों की सवारी है, उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते हैं और इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन जो है 100 रुपए से ज़्यादा है। बात करते हैं अब हम अवध की। बुरहान उल मुल्क शहादत खां को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बाहर का कुछ बताने लगे नहीं क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना अपने आप में ही 100% है। ठीक है, आप एनसीईआरटी रट जाओ, क्वेश्चन एक भी फंसना मतलब आपका बाहर से नहीं फंसेगा। ठीक, तो मुगल साम्राज्य का विघटन होने पे क्या हुआ, जो राज्य बने ना मुगल साम्राज्य बिखरता गया और उससे जो है नए नए राज्य क्रिएट होने लगे। तो जो राज्य बने उनमें यह राज्य जो था सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था, यानी कि अवध। तो अवध जो था ना एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत और बंगाल के बीच व्यापार का प्रमुख मार्ग भी वहीं से होके गुजरता था। तो बुरहान उल मुल्क ने भी जो है अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी जो थी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों में जो है एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। बुरहान उल मुल्क ने क्या किया कि अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते ना मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों यानी कि जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। अब उसने जागीरदारों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थान यानी कि जो खाली स्थान होते गए अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त कर दिया और धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों और लेखों की जांच की गई। ठीक है, और नवाब के दरबार द्वारा ना नियुक्त अधिकारी द्वारा जो है सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया
और उसने क्या किया ना कि अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को ना अपने राज्य में मिला लिया, यानी कि अवध राज्य में मिला लिया। आगे क्या हुआ ये भी देखिए। राज्य जो है ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों, महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य जो है राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। और इजारेदार क्या करता था, राज्य को एक निश्चित रकम का भुगतान का वचन देता था। और स्थानीय साहूकार जो होते थे वे राज्य को ठेके की इस रकम की भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी अगर मैं देखूं तो दूसरी ओर जो है इजारेदारों को जो है कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र यानी कि इकट्ठा करने की खासी छूट दे दी गई थी। और ये जो परिवर्तन हुए ना, इन परिवर्तनों के फल स्वरूप जो है साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह जो थे वे राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ठीक है, ये था अवध के बारे में। अच्छा, अब आइए थोड़ा बंगाल के बारे में भी जान लेते हैं। मुर्शीद कुली खां, ठीक है, मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल जो था ना धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। ठीक है, और मुर्शीद कुली खां जो थे ना बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के जो है प्रतिनियुक्त थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मुर्शीद कुली खां थे ना औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना और उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता जो है अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह ही ना उसने जो है राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने जो है ना बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया जाता था। तो इसके परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को ना महाजनों और साहूकार से उधार लेना पड़ता था। अब जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि बंगाल के ना एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद और अवध में जो घनिष्ठ संबंध था ना वह जो है अलीवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। ठीक है, और उसके शासनकाल में ना जगत सेठ का साहूकार घराना जो है बहुत ज्यादा समृद्धशाली हो गया। और यदि हम ना इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें, यानी कि इन लक्षणों पे हम अगर एक दृष्टि डालें तो हमें जो है ना उसमें कुछ सामान्य विशेषताएं भी देखने को मिलेगी। पहली विशेषता की अगर मैं बात करूं तो बड़े राज्य जो थे वे पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे और ये अभिजात जो थे कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषता अगर मैं बात करूं तो वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। और दूसरा जो था ना उनके कर प्राप्त करने के तरीके जो है मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए क्या करते थे वे कि राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रह के ना वे तीनों राज्यों यानी कि हैदराबाद, अवध और बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। अब इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी ना फिर से वो आ गई, यानी कि 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में ये इजारेदारी व्यवस्था जो है वो फैल गई। और देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थीं। ठीक है, इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में ना तीसरा सामान्य लक्षण ये था कि उसमें राज्य और धनी महाजनों और वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लग गए। और ये साहूकार महाजन लोग जो है लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे। बदले में क्या करते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से जो है अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। और इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ गई थी। इसीलिए ये जो स्तमरारी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आई थी ना इसी वजह से आई थी। चलिए अगले पार्ट में हम देखेंगे राजपूतों की वतन
जागीरी। ठीक है, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा मेरा ये वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो गाइस तो जरूर करें, और गाइस शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, बाय फेसबुक, बाय व्हाट्सअप, एनी सोशल मीडिया आप शेयर करो। ठीक है वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच।